सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग 2017 का जो एमकॉम एंट्रेंस का पेपर था उसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि 61 to 120 क्वेश्चन का आपको मिलेगा। ठीक है, हम लोग की जो सीरीज चल रही थी उसी में ये हम लोग कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा सारी आंसर मिले, मगर तब भी अगर आपको कुछ अगर आंसर में डाउट लगता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, हम उसको उस आंसर को पिन कर देंगे जिसके थ्रू कि और भी आने वाले अन्य लोगों को भी उसको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 61 वाला क्वेश्चन। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17 एज पर सेंटेज ऑफ जीडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट इज लाइकली टू बी मैक्सिमम। कौन सा होगा आपका मैक्सिमम? तो वो होगा आपका फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द लीस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर 16-17। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्या चीज? कस्टम्स। ऑप्शन नंबर 2 बोला है कि लिस्ट इंपॉर्टेंट जो है सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू कौन सा है आपका, मतलब सबसे कम जो आपका रेवेन्यू का जो सोर्सेज है वो कौन सा था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 16-17 में, तो कस्टम्स था। तो अब ध्यान दीजिए, आपको ये पुराना मिला डेट का, तो आप इस बार का आप नया देख लीजिए कि इसमें कौन सा ज़्यादा सबसे लिस्ट आपको इस समय मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? आरटीजीएस फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? आप बहुत बल्क मात्रा में पैसे को इधर से उधर आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आरटीजीएस है उसी तरह आप एनईएफटी भी आप देख लीजिए। ठीक है, जिसके थ्रू उसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका इसका फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब हमने आपको आरटीजीएस बता दिया, तो अब आप इसमें अब देखिए कि इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है मनी सेंड करने का। ये सब सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, जिसके थ्रू कि कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप उसको सॉल्व कर सकिए। ठीक है, आइए देखिए, हु एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किसने प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए बात की थी? तो ये आपके कौन है? मार्शल जी जो हैं वो आपके प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए फर्स्ट टाइम बात किए थे। ठीक है, फिर क्या बोला? अकॉर्डिंग टू कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, क्या होता है? तो ये होता है इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी इसका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? द स्लोप ऑफ द प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स विल बी। बोला है प्राइस कंजम्पशन जो कर्व है पीपीसी जो है आपका नॉर्मल गुड्स के लिए, सामान्य वस्तुओं के लिए क्या होता है? तो सामान्य वस्तुओं के लिए आपका क्या होता है? ये निगेटिव होता है। ठीक है, हमेशा ये नकारात्मक माना जाएगा। फिर बोला है द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू कॉमर्शियल इज टर्म्ड एज। किस रेट पे होता है? तो ये आपका होता है कौन सा? बैंक रेट पे। बोला है इंटरेस्ट रेट ऑफ एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, मतलब कि उधारी देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। कौन देता है? आरबीआई देता है। ठीक है, तो किस रेट पे देता है? वो आपका है बैंक रेट पे। ठीक है, नेक्स्ट ये बोला है सिलेक्ट द पेयर ऑफ इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट एडवोकेटेड कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एंड कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये देखिए आपका पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आपको क्या है? एडम स्मिथ ऑफ फिंडले सिराज। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द व्हाट? इन द पब्लिक सेक्टर प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए इनकी बात यहाँ पे ज़्यादा आती है। ये पब्लिक फाइनेंस में बहुत ही अहम रोल अदा किए हैं। कौन कौन? एडम स्मिथ और फिंडले सिराज जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? 69 वाला क्वेश्चन देखिए, जस्टिस इन टैक्सेशन इज इंश्योर्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, जो है टैक्सेशन के जस्टिस में कौन सा वो चीज़ें हैं, कौन सा अप्लाई होता है प्रिंसिपल? तो वो आपका अप्लाई होता है इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस। ठीक है, कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। फिर बोला अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन। अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो ये आपका बेस्ड होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज का। लिंकेजेस से ये क्या होता है? ये आपकी स्ट्रेटजी बेस्ड होती है। नेक्स्ट आते हैं, इफ अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पासेस थ्रू द ओरिजिन इट मीन्स दैट। क्या होता है आपका? तो एवरेज प्रोबेबिलिटी कर्व इक्वल टू एमपीसी। ठीक है, एपीसी इक्वल टू एमपीसी इसमें माना जाता है। कंजम्पशन फंक्शन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 72 देखिए क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू किन्स मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल
इज द एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट क्या बोल रहा है, किस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेड रेट में आते हैं हम, तो इसमें आ जाएगा ऑफ द रेट ऑफ द रिटर्न ऑन रियल इन्वेस्टमेंट। आपका ये वाला ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस जी ने बोला है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल इज एक्सपेक्टेड, किसके थ्रू एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो होता है ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन रियल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही माना जाएगा, ठीक है। इफ पी देन रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज, अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, बोला ऑप्शन नंबर 1 जो है y इज प्रोपोर्शनल टू x माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ्रिक्वेंटली तरीके से जो मैथमेटिकल मॉडल है वो कौन है, तो वो आपका है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। एंड एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज विद द कंपोनेंट्स टी एस सी एंड आई इज क्या कहलाएगा आपका, तो ये आपका कहलाएगा क्या चीज, y इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ऑल द सब इंडेक्स आर इक्वल टू p देन द टोटल इंडेक्स विल बी, टोटल इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू p हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉलो द रिलेशन, कौन सा रिलेशन होता है, तो इसमें आपका जीएनपी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है एनएनपी से, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह घटता है तब जाके आपका एनएनपी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, देखिए मोस्ट प्रिफर्ड वैल्यू ऑफ होमोजेनिटी प्रायर आर इन रेफरेंस टू इंडेक्स नंबर इज, इंडेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा मोस्ट जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो होती है आपकी 0, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर क्या बोला, इफ अ कांस्टेंट वैल्यू 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट द वेरिएंस इज, तो वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा, अगर हम 5 को हर वैल्यू से क्या करें घटाएं तो आपका क्या हो जाएगा अनअल्टर्ड, क्योंकि सब में से हम घटा दिए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, अनअल्टर्ड वो हो जाएगा। मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, मिनिमम हो जाएगा जब डेविएशन किससे लिया जाएगा, तो आपका डेविएशन जब मीडियन से लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा, क्या चीज़, मीन डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोला है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ठीक है। पहली बात है, देखिए क्वार्टाइल डिवीजन पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इसमें पूछा है तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है, अ ट्रेन कवर्ड द फर्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज, तो एवरेज स्पीड इसमें कितना माना जाएगा, तो एवरेज स्पीड आपका क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एमंग द लोकेशन पैरामीटर डज नॉट होल्ड, ठीक है, कौन सा नहीं माना जाता है, तो आपका जो है वो आपका 18 ऑप्शन नंबर 4 D6 इक्वल टू मीडियन, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखिए Q2 का मतलब होता ही है मीडियन, P50 मतलब 50% ऑफ द कोई वैल्यू तो मीडियन का लाएगा, D5 मतलब डिसाइल का जो 5% जो होता है यानी 50% जो होता है वो भी मीडियन आपका कहलाता है, बस D6 जो है आपका ये चीज़ें मीडियन के अंतर्गत नहीं आती हैं। इफ़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा क्या चीज़, आपका ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज बाई 50, क्या हो जाएगा, जो मीन हो जाएगा वो आपका 50 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सबसे हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं इसलिए ये बातें आएंगी हमारे सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज डेडिकेटेड फॉर हेल्पिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, क्या है वो है आपका IDA, ठीक है। IDA आपका जो है ये इस लेवल पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, हु शैल बी द नेचुरल गार्जियन इन केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल, नेचुरल गार्जियन कौन हो जाएगा, तो प्राकृतिक तौर से जब उसकी मैरिड हो चुकी है वो व्यक्ति तो वो क्या हो जाएगा, आपका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए विथ रेफरेंस टू क्रेडिट कंट्रोल मेथड फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ऑड आपको कौन सा दिख रहा है, तो आपको ऑड जो है मॉरल सेशन जो है आपका ऑड है, क्योंकि बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब जो है क्रेडिट कंट्रोल के
चीज़ें हैं, ठीक है, मानी जाती हैं, मगर ये मॉरल सॉल्यूशन क्या है, ये आपका क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए क्या है आपका ऑड माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड वाज एडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहाँ पे, इंग्लैंड में गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था, जिसको कि स्वर्ण मान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन द बैकग्राउंड ऑफ द नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सबसे ऑड कौन सा है, तो आपका सबसे ऑड क्या है, फर्नीचर, क्योंकि इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में आप लोग क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट करते हैं, फर्नीचर तो आप खरीदते हैं ना, इसलिए ये क्या है, ऑड है। CRR अट्रैक्ट्स, CRR जो है क्या अट्रैक्ट्स करता है, ये आपका क्या है, नो इंटरेस्ट, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो आप क्या करते हैं, RBI के बाद चीज़ों को रखते हैं तो आपको देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन रखता है, ध्यान दीजिएगा, कौन रखता है, कॉमर्शियल बैंक रखता है RBI के पास, ठीक है, जिसपे कि CRR होता है। अब इसका करंट रेट जो है आप अभी पता कर लीजिएगा। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड मनी, कौन सा क्वालिटी ऑफ गुड मनी का नहीं है, वो है आपका नॉन कॉग्निजिबिलिटी, जो है वो आपका क्या है, गुड मनी का क्वालिटी नहीं है, यानी कि अच्छी मुद्रा का गुण नहीं है। हु इज रेगुलेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ RRB, 1975 1975 में जो बना था उसका कौन रेगुलेटर है, तो वो है आपका कौन, RBI उसको रेगुलेट करता है, किसको, RRB को। फिर बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का जो प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो आपका नहीं है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। नेक्स्ट बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायबिलिटी फॉर अ कॉमर्शियल बैंक, लायबिलिटी कौन है, कौन लायबिलिटी नहीं है, तो आपका लायबिलिटी नहीं है कौन सा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल से उनको पैसा मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग मेंबर ऑफ द IFC एट प्रेजेंट, कितने हैं, 184 एज पर द BHU आंसर शीट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस समय कितने हुए हैं आप इसको सर्च मार के देख लीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बैंकर्स रिलेशन विद कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट इज दैट ऑफ व्हाट, डेटर एंड क्रेडिटर, हम जमा करते हैं तो हम क्या कराएंगे बैंक के लिए, क्रेडिटर, और वो हमारा क्या कराएगा, डेटर, ठीक है। और वो अपने लिए क्या हो जाएगा, अगर वो देखेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो क्या हो जाएगा, हम उसके क्रेडिटर हो जाएंगे, वो हमारा डेटर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं, द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज, किस लिए होता है ये, तो ये होता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इसके लिए आप लोग बुलाते हैं क्या चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर बोला है द चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इज, देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, MOA को क्या करते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या होता है, आउटसाइडर से मतलब रखता है, ठीक है। फिर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाता है। 99 वाले क्वेश्चन में देखिए, तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये आपका क्या है, आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाता है। फिर बोला है अ बिल ड्रॉन ऑन इन फेवर ऑफ माइनर, माइनर के संग कोई भी समझौता आपका क्या कहलाएगा, वॉइड, ठीक है। मगर BHU के आंसर शीट में ये दिया हुआ था, मगर ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि माइनर के संग किया हुआ कोई भी समझौता क्या होता है, वॉइड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 100 के लिए, ठीक है। 101 का देखिए क्या बोल रहा है, विथ अ व्यू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी लॉस इन इमरजेंसी अ पार्टनर विल एक्ट, पार्टनर कैसे एक्ट करते हैं, तो ये आपको एक्ट करते हैं ऑल ऑफ द एबव के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ठीक है, एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, एज ए मास्टर ऑफ द फर्म, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर बोला यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसमें आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। द एसेंस ऑफ अ राइट ऑफ लियन इज टू, राइट ऑफ ग्रहणाधिकार का जो सबसे ज़्यादा सार तत्व है वो क्या काम माना जाता है, तो आपका रिटेन द पोजीशन, अपने पास वापस माल को रख लेना ही माना जाता है ग्रहणाधिकार। स्टिपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हुज वायलेशन बाय सेलर गिव्स अ राइट ऑफ रिसेशन टू बायर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा क्या चीज़, कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर इज, कैविएट एम्प्टर हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द
क्वेश्चन ऑफ 104। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आइए 105 वाला देखते हैं। मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें, आप जितना हो सके आप क्या करिए, बार बार पेपर को रिवीजन करते रहिए। कम से कम 5 से 6 बार आप पेपर को रिवीजन कर करके देखते रहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पेपर का क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, और आप क्या होगा, जितनी बार इसको रिवीजन करेंगे, जितनी बार अपने आप को देखते रहेंगे, जज करेंगे, उतनी बार आपका परफेक्शन इसमें होता जाएगा। ठीक है, BHU निकालना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन और थोड़ा सा आपका जो डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज़ें अगर आपका हो गया तो यानी कि आप BHU कैंपस के अंदर बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, आते हैं 105 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ डेप्ट इज नोन एज, क्या कहलाएगा आपका, तो वो आपका कहलाता है क्या चीज, प्लेज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको प्लेज के विषय में बता दिया, तो अब आप बेलमेंट और मॉर्गेज के विषय में भी खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से अध्ययन करिए, तभी जाके आपका BHU बहुत आसानी से निकल सकता है। ठीक है, 106 देखिए क्या बोलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड्स टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा जो वो है वो चीज़ें करेक्ट नहीं है, तो आपका कौन सा है, सम कंसिडरेशन, एकदम ये बहुत ज़रूरी है, फ्री कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ये भी बहुत ज़रूरी है, अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है, मगर मेजर एंड माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ये नहीं है, क्योंकि माइनर के संग कोई भी समझौता क्या होता है, वॉइड होता है। क्लियर है, फिर बोला है ए एग्रीज टू पे ₹1 लाख टू बी, ठीक है, इफ़ ही डिस्कवर ट्रेजर्स बाय मैजिक एज, ट्रेजर्स जो है वो मैजिक के थ्रू उसको ढूंढ ले तो उसको क्या मिल देगा, वो ए जो है बी को देगा ₹1 लाख। तो क्या हो जाएगा, जब भी आप एक ऐसी अनुबंध को करते हो जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैजिक नाम का देखिए कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, मैजिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता, बस हाथ की कला होती है, आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैजिक। ठीक है, तो ये क्या होता है, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आप लोग पढ़े हुए भी हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप खुद से थोड़ा सा सेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये BHU आपसे क्या मांगता है, सेंस मांगता है कि आप कितना अटेंटिव हैं अपने सब्जेक्ट के प्रति, आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके BHU के एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, 108 का देखिए क्या बोल रहा है, अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज व्हाट नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब आपका कोर्ट ऑफ लॉ उसको इन्फोर्सेबल किया ही नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, आपका वॉइड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है 109 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का कौन सा प्रिंसिपल है, तो डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल देखिए कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ जॉब डेफिनेशन। जॉब डेफिनेशन के लिए मतलब बार बार आपको डायरेक्टिंग में बताया जाता है कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप ऐसे करिए, आप इस तरीके से करेंगे तो और बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी। ये सब सारी जो आपकी बातें बताई जाती हैं वो आप प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग में आपको बताया जाता है। डायरेक्ट अथॉरिटी एक्सरसाइज्ड बाय अ सुपीरियर ओवर हिज सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, तो ये आपका कहलाएगा क्या चीज़, लाइन अथॉरिटी। ठीक है, लाइन में क्या होता है, ए जो है बी को कहेगा, बी जो है सी को कहेगा, तो ये जो है क्या होता है, लाइन अथॉरिटी की ठीक क्लियर में बातें होती हैं। अब एक बात और ध्यान देने की बात है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और बन सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट और जो है ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो वो भी आपका क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन बन सकता है क्या, किसी पेपर में आया ही है, हम बताए भी हैं, आप जाके पिछला पेपर सारा आप करिए। ठीक है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमसे, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ जाइए इसके थ्रू, कि वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डाले हैं, उसको भी आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, जिसमें कि आपको लेटेस्ट हर दिन का करंट अफेयर वगैरह आपको मिलता रहेगा, और जो भी हमारे इस पर अपडेट्स आएंगे वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप टेलीग्राम के थ्रू ही आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी क्या करें, टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाएं और फेसबुक पेज पे भी जुड़ जाएं, और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, आते हैं 111 वाले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए अभी हमने ऊपर बात किया और नीचे देखिए ये क्वेश्चन दे भी दिया, तो क्या हो जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आप तो फट से लगा लिए होंगे इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्या बोल रहा है 112 वाला क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी डन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है किसके थ्रू
नहीं हो सकता है तो वो कौन सा चीज़ है, वो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, विदाउट डिफाइनिंग क्लियरली द टास्क टू बी परफॉर्म। जब तक आप टास्क को क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तब तक MBO आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, MBO मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जैसा ऑब्जेक्टिव वैसा मैनेजमेंट। ये जो है आपका प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद भी करते हैं मगर आपको समझ में नहीं आता है। तो एक और क्वेश्चन इससे बनता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया, तो ये जो है आपके पीटर F ड्रकर जी ने इसको दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको भी रिमेंबर रखें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हु हैज सेड टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये जो परिभाषा है, ये जो आपको डेफिनेशन दिया गया है, सबसे जाने माने आपके सबसे चहेते, कौन चहेते हैं, हेनरी फ्योल जी का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हमने आपको हेनरी फ्योल का बताया है तो आप क्या करिए, FW टेलर का भी देख लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, मान लीजिए उनका अगर आ जाता है तो आपको वो भी मिल जाएगा। देखिए FW टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एकदम रिमेंबर रखिए चीज़ों को। बोला है द ऑर्डर ऑफ द कमांड दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज। देखिए टॉप टू बॉटम से अगर बातें आती हैं तो वो आपका स्कॉलर चैन के थ्रू आती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो है आपका क्या चीज़, तीसरा स्पेशलाइजेशन। क्या है आपका स्पेशलाइजेशन। देखिए हम लोग जो पढ़ाते हैं तो जैसे आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, तो इसके 4 ऑप्शन को भी डिफाइन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप हर ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दें। आपको जैसे मैंने बताया ना कि अभी ऊपर कि जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में, हेनरी फ्यूल वाले क्वेश्चन में, कि हेनरी फ्यूल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के मैनेजमेंट के फादर हैं, FW टेलर जो हैं आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। तो ये आप क्या कीजिए, इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या है कि कोई भी BHU में जाने से रोक नहीं सकता। एक बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 115 वाला देखिए, तो जब आपका स्पेशलाइजेशन हो जा सकता है यानी विशेषीकरण हो जाता है तो आप एडवांटेज उठा सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये मेन आपका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या बोला है, मैक्स वेबर इज एसोसिएटेड विथ, किसके संग एसोसिएट होते हैं मैक्स वेबर, तो वो होते हैं आपके ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के थ्रू आपके मैक्स वेबर क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जैक्टली अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। कौन है, तो ध्यान दीजिए ये आपका पार्टनरशिप है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये जो हैं ये है आपका क्या चीज़, कॉम्बिनेशन का रूप है, मगर पार्टनरशिप क्या है, एक अलग से फर्म की बात करता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फर्म्स मेंटेन देयर एंटिटी सेपरेट। सेपरेट एंटिटी को कैसे रखता है, तो वो है आपका कौन सा, फेडरेशन। फेडरेशन ही आपको क्या करता है, सेपरेट करता है चीज़ों को। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिफाइंस द रिलेशन ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइडर। अभी देखिए हमने ऊपर बताया था आपको MOA, ठीक है, कि ये आउटसाइडर से रिलेशन रखता है और इसको एक और किस नाम से जानते हैं, रिमेंबर करिए, अभी हमने ऊपर बताया है, आपको नहीं याद आ रहा है, चलिए सुन लीजिए, वो है आपका चार्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट आल्सो नोन एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, तो एक बात और आपके दिमाग में आ जाई होगी कि सर तो फिर आंतरिक मैनेजमेंट कौन करता है, तो आंतरिक मैनेजमेंट के देखिए यही है ना आपके पास, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आपके पास एक बात और आएगी, सर तो ये 4th वाला ऑप्शन भी बता दीजिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो है वो पब्लिक कंपनी जो है इशू कर सकती है, इन कंपेरिजन टू क्या हो जाता है, उसके प्रॉस्पेक्टस के जगह पे। ठीक है, स्थानापन्न प्रविवरण इसको कहते हैं। ठीक है, और प्रॉस्पेक्टस तो क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ये शेयर इशू करने के लिए, डिमेजर इशू करने के लिए क्या होता है कि आपको प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। जैसे शादी का कार्ड नहीं होता है, उसी तरीके से आपका प्रॉस्पेक्टस होता है। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, आपकी सारी डिटेल रिलेटेड टू द कंपनी आपको दिखाई जाती है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या आपको करना पड़ेगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2 ऑफ द 2017 पेपर। क्या है देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन हम पहले हम लोग कर चुके हैं। क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैरिंग इन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस है अगर आपका तो 10 लोगों को रख लीजिए। ठीक है, अगर अदर बिजनेस है आपका तो आप क्या करिए 20 लोगों को रख लीजिए।
ठीक है, तो आपका बिजनेस अच्छे से चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के संग शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी अच्छा एक ठो रिस्पॉन्स मिल जाएगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे कि उनको सारी चीज़ों का डेफिनेशन हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप, जिसके थ्रू कि हम आगे और इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। जितना आप अच्छा बताएंगे उतनी अच्छी आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।